यानी सेलों को चार्ज करने के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल कौन सा बेटा? पहले सेल को बोलते हैं प्राथमिक सेल। कौन सा सेल हो गया? प्राथमिक। प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का मतलब क्या हो गया बेटा? ऐसा सेल। प्राथमिक सेल मतलब क्या हो गया? यानी ऐसा सेल जिसको जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो परिवर्तित कर सकता है, लेकिन पुनः विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं वापस बोल रहा हूँ, यानी ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते, इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल बोलते हैं। इनडायरेक्टली नहीं बोल सकते, इन सेलों को अपन केवल एक बार ही चार्ज कर सकते हैं या आवेशित कर सकते हैं। तो उदाहरण कैसे बेटा? एग्जांपल जैसे शुष्क सेल। शुष्क सेल अपने घरों में जो बड़े में यूज होते हैं शुष्क सेल होते हैं। तो एग्जांपल क्या है? डैनियल सेल। डैनियल सेल बता दिया मैंने कि हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उसमें छोटे बड़े सेल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। और रिमोट के अंदर या फिर जो दीवार वाली घड़ी उसमें सेल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शुष्क सेल। सेकंड देखो क्या बोलते? द्वितीयक सेल। प्राथमिक हो गया तो क्या आएगा? द्वितीयक आएगा। द्वितीयक। द्वितीयक सेल से क्या मतलब हो बेटा? द्वितीयक सेल से मतलब ये हो गया इस पर ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं तथा पुनः विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, इस प्रकार के सेल को अपन द्वितीयक सेल बोलते हैं। वापस बोल रहा हूँ, ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को पुनः कन्वर्ट कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में, इन प्रकार के सेलों को क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। जैसे एग्जाम्पल बेटा, घरों के अंदर आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी है वो इसका एग्जाम्पल है द्वितीयक सेल। कैसे? आप घर में लाइट चली गई तो बैटरी चार्ज है। अब बैटरी क्या करे? उसमें केमिकल भरा हुआ है, उस आयंस की वजह से उसमें धारा प्रवाहित होगी, यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर रही है इसमें विद्युत ऊर्जा। ठीक है, सारी बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज होगी, तो लाइट नहीं करेगी। ठीक है, लाइट वापस चलेगी। अब क्या हो रहा है? जैसे लाइट आई तो बैटरी क्या होगी? सारी अनावेशित हो गई ना। तो लाइट काफी दिन बाद में आई, 2 दिन बाद में लाइट आई तो बैटरी सारी डिस्चार्ज हो गई, यूज करने अपने यूज कर ली, अब उसमें लाइट आ नहीं रही। जैसे लाइट आई तो क्या करेगी? वो इन्वर्टर की बैटरी वापस चार्ज होगी, यानी वापस क्या हो रहा है कि लाइट आई यानी विद्युत आ रही है और विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किसमें कर रही है? वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। और जैसे फिर वापस लाइट जाएगी तो वापस वो बैटरी क्या कर देगी? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। क्या? रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होगी विद्युत ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस कन्वर्ट किसमें जाएगी? केमिकल एनर्जी। यानी ये प्रोसेस, ये साइकिल क्या बार बार चलता रहता है। ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ऐसे ना, केमिकल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से वापस क्या बन जाएगी? केमिकल बन जाएगी। इस प्रकार की सेल को उदाहरण क्या बेटा? बहुत सिंपल सा, जैसे नाम सुना आपने सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, लैक्लांसी सेल। लैक्लांसी सेल क्या होता है? सीसा संचायक सेल तो बेटा ये हो गया कि आपके घर में जो बैटरी होती है ना, इस तरह से आपने देखा होगा बैटरी की बैटरी होती है इस तरह से, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से लगे होते हैं इलेक्ट्रोड, इसमें क्लिप लगाते हैं ना वो आप, इसमें क्या है? आयंस केमिकल भरा होता है बीच में, ये क्लिप लगा आप यूज करते हो, करंट यूज करते हो। ये तो आपको हो गया कौन सा? संचायक सेल। और कभी आपने लैब के अंदर गए होंगे, इस प्रकार का बॉक्स होता है पानी का भरा हुआ, उसके अंदर अपन क्या है? कार्बन रोड डालते हैं, इससे तो बनाते हैं। इसमें 2 रोड होते हैं, एक कार्बन रोड होती है और एक छोटी रोड और होती है, तो वाई जोड़ते हैं और इसमें अपन आयन डालते हैं। ये सेल होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्लांसी सेल बोलते हैं। आपको लैब में लेके जाएंगे, दिखाएंगे कभी किसी दिन। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल हो गए प्राथमिक सेल के और द्वितीयक सेल के एग्जांपल हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका
आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा इसका, आंतरिक प्रतिरोध करने वाले। दो ध्यान सुनने की कोशिश करें, आंतरिक प्रतिरोध तब समझ में आएगा आपको कि आपने प्रतिरोध तो नाम सुना है, लेकिन सर ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होती है। प्रतिरोध तो हमने सुना है कि परिपथ के अंदर विद्युत चालकों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावटें होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। उसको अच्छा डिफाइन किया कि क्या होता है, चालकों में आवेश गति करेंगे, वापस टकराएंगे, उनका वेग कम होगा बार बार, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं। और वही क्या प्रतिरोध होता है। उत्तर क्या मैंने अभी बनाया आपके लिए सेल। होता है क्या बेटा, दो इलेक्ट्रोड है, बोल लिया एक प्लस और एक है माइनस, इससे आगे मैंने वायर जोड़ दिया। इसमें क्या भरे हैं, बिलियन भरा हुआ है आयन, और इस बिलियन के अंदर क्या है, आयन। मैंने बोला Na प्लस और Cl माइनस, और भी आयन हो सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से। आयन से यानी प्लस आयन है और माइनस आयन। आप जानते हो कि बैटरी की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर कौन से आयन से इकट्ठे हो जाएंगे, आगे कौन से आयन इकट्ठे होंगे, नेगेटिव आयन इकट्ठे हो जाएंगे। Cl माइनस सारे इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस माइनस सारे। और बैटरी की बैटरी के नेगेटिव आयन कौन इकट्ठे हो जाएंगे, Na प्लस सारे आगे यहाँ पे इकट्ठे, यानी पॉजिटिव आयन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास में और नेगेटिव आयन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। ये अपन ने, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। जैसे क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। जैसे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। आप जानते हो कि जैसे इसमें अपन सर्किट से जोड़ दिए, करंट जोड़ दिया, इस तरह क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, इस तरह करंट ले, तो धारा प्रवाहित होगी ना, बल्ब ग्लो करेगा आपका, बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलेगा, धारा तो प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होगी, धारा किसके कारण आ रही है, विलयन के कारण। और विलयन में क्या भरे हुए हैं, आयंस भरे हुए हैं। धारा के कारण प्रवाहित होगी, आयनों के कारण प्रवाहित होगी। होगा क्या, ये सारे Cl प्लस, अपन जानते हैं करंट का फ्लो किससे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो पॉजिटिव है, ये करंट का फ्लो होगा इस तरह से। होगा क्या कि आप जानते हो कि धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। होगा क्या, इस पॉजिटिव के कारण इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन आयनों का फ्लो स्टार्टेड हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना, ये सारे जो ये Cl माइनस है इधर जोड़ेंगे और Na प्लस इधर जोड़ेंगे, इनका फ्लो स्टार्ट हो गया। अब देखो ये इधर जोड़ रहे हैं और ये इधर जोड़ रहे हैं, तो इनकी बार बार आपस में क्या टकराती है, Na प्लस इधर से आ रहा है, Cl माइनस इधर से आ रहा है, इधर से Na प्लस आ रहा है, इधर से Cl माइनस आ रहा है। कि जब ये एक दूसरे की ओर दौड़ेंगे, इनके टकराने की संभावना होगी, टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे। और जैसे ही आयन टकराएंगे तो इनका वेग क्या होगा, यदि इनका वेग कम हो गया, जिस प्रकार आवेश प्रवाह की दर धारा होती है, इसमें आयन प्रवाह की दर क्या होगी, धारा, उसमें यदि आवेश का वेग कम हुआ तो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, इसमें यदि आयन का वेग कम हुआ तो प्रतिरोध उत्पन्न। ठीक है, तो यदि तार के अंदर धारा के मार्ग में रुकावट आ रही है तो उस समय क्या बोलेंगे, बाह्य प्रतिरोध बोलेंगे। और यदि विलयन के अंदर धारा के मार्ग में रुकावट आ रही है तो इस समय क्या बोलते हैं, इस समय बोलते हैं बेटा आंतरिक प्रतिरोध। इस समय क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध बड़ा होता है, ज्यादा होता है, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध का मान छोटा होता है, इसलिए इसको अपन स्मॉल आर से लिखते हैं। बात क्लियर हुई बेटा। अब देखना कि जब तक अपन इस सर्किट से धारा नहीं लेंगे, यानी यदि अपन इससे बल्ब को ग्लो नहीं करवा रहे, तार नहीं जोड़ रखा है, तो उस समय आंतरिक प्रतिरोध आर का मान कितना होगा, 0 होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि जब अपन परिपथ से धारा लेते हैं ना, तभी ही आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, अदरवाइज आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, 0। क्यों कि आंतरिक प्रतिरोध आर कब क्रिएट होता है, तब क्रिएट होता है बेटा जब अपन सर्किट से धारा ले रहे हैं। यदि अपन सर्किट धारा लेंगे ही नहीं, इससे धारा ही नहीं लेंगे, तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर होगी। और बाह्य प्रतिरोध आर का मान तार के अंदर, बात क्लियर होगा। तो इस आंतरिक प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है बेटा, याद रखना। इस आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है ना, वो
वो तो डिपेंड करता है कि विलयन की सांद्रता कितनी है। सांद्रता मतलब इसके अंदर कितनी ज्यादा आयंस है, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा क्या आंतरिक प्रतिरोध होगा। ये तो डिपेंड करता है विलयन की सांद्रता पर, विलयन की सांद्रता पर, ठीक है। दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रोड है ना, इसका कितना भाग विलयन में डूबा हो उस पर डिपेंड करता है। यानी इलेक्ट्रोड के विलयन में डूबे हुए भाग पर, विलयन में डूबे हुए भाग पर, यानी इन इलेक्ट्रोडों का कितना भाग विलयन में डूबा हुआ है इस बात पर निर्भर करता है। तीसरा क्या है कि ये इलेक्ट्रोड आपस में कितनी दूरी पे है उस पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी कितनी इस बात पर डिपेंड करता है। उसके अलावा ये जो ताप होता है ना, इसका टेम्परेचर कितना उस पर डिपेंड करता है। ताप के विक्रमणपाती होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अपन इस परिपथ से कितनी धारा लेंगे उस पर डिपेंड करते हैं। और परिपथ से ली गई धारा किस समानुपाती, परिपथ से ली गई धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। इसको लिखे तो क्या लिखें बेटा, इसको लिखे कैसे लिखना पड़ेगा, आर समानुपाती होता है आपका CID, CID से ना CID डिवाइड बाय डेल टी, आर समानुपाती होगा CID डिवाइड बाय डेल टी। C क्या है, सांद्रता विलयन की, I क्या है, धारा, D क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और डेल टी बेटा ये AT है। A क्या है, A क्या है, तापमान, और A क्या चीज है बेटा, A है इन विलयन का, इस पूरे विलयन का क्षेत्रफल कितना